Welcome everyone. My name is Sandeep, and today we are going to discuss a topic that is the Foreign Contribution Regulation Amendment Rules 2026. This is very important for us because recently the Ministry of Home Affairs has notified these rules, and it created a lot of buzz from the opposition party also and from the NGOs. So I have framed a question regarding this, and we will see why there are lot of questions or there are a lot of opposition from the NGOs and the civil society organizations. So the question is the Foreign Contribution Regulation Amendment Rules 2026 seek to enhance transparency and accountability in the utilization of foreign contributions by the NGOs. However, they have also raised concerns regarding the autonomy of civil society organizations critically examined. Okay, तो क्वेश्चन में ही आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये जो FCRA है वो रिलेवेंट भी है। क्यों? ताकि हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सके। किस मामले में? जो एनजीओ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो एनजीओ को जो पैसा विदेशों से मिलता है उसका वो कहाँ यूटिलाइजेशन करते हैं, किस चीज में यूटिलाइजेशन करते हैं, उस पर गवर्नमेंट जो है वो अकाउंट उस पर चेक रख सकती है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकती है। ठीक है, लेकिन साथ में इससे क्या होता है, क्वेश्चन रेज होता है अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ द एनजीओज। ठीक है, उसी को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जनरली जो चीज रिसेंटली होता है न्यूज में है, क्यों न्यूज में, उसी को मेंशन करते हैं अगर वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स notified the Foreign Contribution Regulation Amendment Rules 2026 under the Foreign Contribution Regulation Act 2010 to strengthen regulation of foreign funding received by NGOs। ये जो नोटिफिकेशन जो रूल्स नोटिफाइड हुआ है अभी, ये जो रूल्स है किस एक्ट के तहत बना हुआ है, वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010। 2010 में ही ये कानून बना था ताकि जो फॉरेन से जो फंडिंग आता है उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो उसी के आधार पे अभी रूल्स अमेंडमेंट जो रूल्स जो है वो नोटिफाई किया गया। इस पे बहुत सारे रूल्स है बट रिसेंटली एक रूल्स नोटिफाई किया गया, वो हम देखेंगे क्या है डिटेल में। इस अमेंडमेंट का एम क्या है वो भी हमें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना ही चाहिए। तो द अमेंडमेंट्स एम टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। while ensuring foreign contributions are used only for approved purpose। यहाँ पे अब क्या कर दिया गया है, अभी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि सारे एनजीओ को या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन फंडिंग पाती है उसको पहले ही से कर दिया कि आप इन्हीं पर्पजेस के लिए इन पैसों का यूज कर सकते हैं। तो उस पर भी चेक करने के लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया है। ठीक है, नाउ नीड क्या है अमेंडमेंट, क्यों नीड अमेंडमेंट को लाना पड़ा? सिंपल लॉजिक है कि जो फॉरेन फंड्स आ रहा है उसका मिसयूज ना हो सके, उसको डाइवर्ट ना किया जा सके। अगर फॉरेन फंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लाया जा रहा है तो वो पैसा सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में ही यूज हो, ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ एक्टिविटीज में। तो पहला रीजन क्या है, टू प्रिवेंट द मिसयूज एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेन फंड्स। दूसरा क्या है, इससे क्या होगा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बूस्ट होगी, इनहेंस होगा। तो ये भी इसका कारण था। तीसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवर्निटी का सेफगार्ड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे में जैसे बांग्लादेश में और नेपाल में जो जेनजी मूवमेंट हुआ, बांग्लादेश में जो मूवमेंट हुए, इस पे लोग इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि फॉरेन कंट्रियों का हाथ है और एनजीओज का भी हाथ है जो फॉरेन से पैसा लेती है और फॉरेन जो फॉरेनर्स के अकॉर्डिंग वो काम करती है। ठीक है, इसीलिए ये चीज इंडिया में ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा अमेंडमेंट लाया है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवर्निटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो एनजीओ बहुत सारी एनजीओ जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम करती है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी काम करती है। तो उनपे मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो जो मॉनिटरिंग है वो इंप्रूव हो सके, इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। ठीक है, और किस लिए, ये इंश्योर करने के लिए जो फंड्स हैं वो जो भी अप्रूव्ड ऑब्जेक्टिव्स है, अप्रूव्ड जो ये सब क्या अप्रूव्ड पर्पज है उन्हीं के लिए यूज हो। ये तो नीड हो गया। अब हम देखेंगे इसमें प्रोविजंस क्या क्या, अमेंडमेंट में क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहला प्रोविजन है पर्पज एंड जियो स्पेसिफिक ट्रैकिंग। मतलब क्या है कि एनजीओ का, हर एनजीओ का अपना स्पेसिफिक पर्पज होता है। तो जो भी उनका स्पेसिफिक पर्पज है वो चीज, उस पैसे फॉरेन फंडिंग से जो पैसा आ रहा है वो उसी चीज के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना। तो एनजीओ, यहाँ पे कहा गया एनजीओ को कि एनजीओ मस्ट स्पेसिफाई पर्पज वाइज एंड स्टेट यूटी वाइज यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मतलब वो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उनको, वो किस पर्पज के लिए वो यूज करने वाले हैं वो आपको पहले ही बताना पड़ेगा सरकार को।
किस स्टेट में आप यूज करने वाले हैं या किस यूटी में आप उस पैसे को यूज करने वाले हैं, आपको भी ये पहले ही स्टेट सेंटर को गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। ओके, तो पहला ये कारण है, पहला मतलब प्रोविजन ये किया गया है। दूसरा क्या प्रोविजन किया गया है, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। मतलब क्या कि जो भी एनजीओ के संस्था के जो लोग होंगे उनको अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपना वेबसाइट, अपना पब्लिकेशन मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इस जो भी एनजीओ है उसका ये सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ये वेबसाइट है, ये हमारा पब्लिकेशन, हम ये चीज पब्लिश करते हैं, ये सब ठीक है, सारा के सारा चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, ब्रॉडेंड स्कोप ऑफ ओवरसाइट। समझिएगा, एक होता है की फंक्शनरी टर्म होता है। की फंक्शनरी क्या होता है, जैसे कोई एनजीओ है तो एनजीओ का कोई ना कोई हेड होगा या कोई ना कोई उसके ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी में कोई ना कोई डायरेक्टर्स होंगे, तो उनको की फंक्शनरी बोला जाता है। जो उनका, अगर सपोज करो गवर्नमेंट को किसी से बात करनी हो उस एनजीओ से, तो वो जिससे बात करती है उसको की फंक्शनरी बोला जाता है। बट इसमें की फंक्शनरी, पहले क्या होता था, की फंक्शनरी में डायरेक्टर्स ही आते थे, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट ने इस डेफिनेशन को बढ़ा दिया है। अब की फंक्शनरी में ट्रस्टीज भी आएंगे, पार्टनर्स भी आएंगे, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स भी आएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता भी आएंगे, एंड पर्सनल कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, सारे लोग आएंगे। मतलब अगर एनजीओ कुछ भी गलत करती है तो सारे लोग अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। ये सारे मीन्स जो जो ये लोग हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रहा है, एचयूएफ करता, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, ट्रस्टीज, पार्टनर, सब, यानी सब पे जुडिशरी का या फिर सब पे गवर्नमेंट का नजर होगा। ओके, ये प्रोविजन है। चौथा प्रोविजन इन्होंने क्या किया है, जैसे कभी भी कोई एनजीओ कहीं रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है, लेकिन अब क्या किया गया है कि आप किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो हर एक स्टेट में या हर एक यूटी में, प्लस जिस पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो हर एक पर्पज के लिए, अगर एक एनजीओ दो तीन पर्पज के लिए काम करती है, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट के लिए भी काम करती है, फॉर एग्जाम्पल दलितों के लिए काम करती है या बच्चों के लिए काम करती है, तो अलग अलग पर्पज है, एक ही एनजीओ बहुत सारे पर्पज करे तो हर एक पर्पज के लिए उनको रजिस्ट्रेशन फी अलग अलग है और लेना पड़ेगा, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन फीस प्रिस्क्राइब फॉर ईच अप्रूव्ड पर्पज एंड ईच स्टेट एंड यूटीज। ओके, और क्या है, स्ट्रिक्ट ट्रांजिशनल टाइम लाइन भी है। जैसे अगर कोई भी एग्जिस्टिंग एनजीओ है, जो एनजीओ पहले से ही रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनको हर एक साल के अंदर अंदर अपने अप्रूव्ड पर्पज को अपडेट करना पड़ेगा कि ये मेरा अप्रूव्ड पर्पज है, ठीक है, मैं इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए ये काम, ये मेरा एनजीओ इस उद्देश्य को काम करता है, ठीक है, इस उद्देश्य के लिए काम करता है। तो आपको हर एक विद इन 1 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो भी एग्जिस्टिंग एनजीओ है एक साल के अंदर अंदर आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, यस, कि हाँ मेरा ये अप्रूव्ड पर्पज है, मैं ये करना चाह, मैं इसी के लिए ये मेरा एनजीओ ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हैप्टी नॉन कॉम्प्लायंस पेनल्टीज। यस, अगर आप मिसयूज करते हो फंड का, या अनऑथराइज यूटिलाइजेशन करते हो, या फिर जो भी अप्रूव्ड पर्पज के लिए या ज्योग्राफिकल एरिया किसी भी स्टेट या यूटी के लिए आपको असाइन किया गया, अप्रूव किया गया था कि आप इस पैसे को, इस फॉरेन फंडिंग को आप इसी पर्पज के लिए इसी स्टेट में फंड यूज करोगे, उसके अलावा भी आप अगर उसके बाहर यूज करते हो तो आप पर पेनल्टी, आपको फॉर्म पेनल्टी भरना पड़ेगा। और पेनल्टी कितना होगा, जितना भी अमाउंट आपने मिसयूज किया उसको 30% या फिर 1 लाख रुपया, जो भी ज्यादा होगा, ठीक है। सो पेनल्टी of 30% of the amount misused or 1 lakh, whichever is higher for misuse, unauthorized utilization or spending outside approved purpose or geographical area। तो ये सब अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। तो अब इसका हम क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। हमने देख लिया नीड क्या है, क्यों अमेंडमेंट लाना जरूरी था, और क्या क्या अमेंडमेंट लाया गया है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेज क्या है और कंसर्न्स क्या है। एडवांटेज तो सिंपल है, इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इनहेंस होगी, जो फॉरेन फंडेड एक्टिविटीज है उसका मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन होगा, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज या अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए फंड्स का डाइवर्जन नहीं होगा, ठीक है। देश को भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए कोई भी फॉरेन फंड का यूज ना, कोई भी एनजीओ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एनजीओ के अमंग, जो एनजीओ के ही बीचों में फाइनेंशियल गवर्नेंस, जो रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल गवर्नेंस है उसको भी प्रमोट होगा, यानी सारे एनजीओ अब क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे। इससे और क्या होगा, जो पब्लिक ट्रस्ट है थ्रू ग्रेटर डिस्क्लोजर, ये उन पे जो पब्लिक ट्रस्ट है वो भी बना रहेगा, ठीक है, एनजीओ पे, कि हाँ मुझे पता है ये डिस्क्लोज कर रहे हैं अपना सारा इन्फॉर्मेशन, तो मुझे पता है कि ये एनजीओ जो है देश के लिए काम करती है, देश के खिलाफ काम नहीं करती। इससे उस एनजीओ के प्रति लोगों का विश्वास बना रहेगा। अब कंसर्न क्या है भाई, कंसर्न तो जो छोटे स्मॉलर एनजीओ है,
अब उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको उनका जो कंप्लायंस बर्डन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनको हर राज्य में जहां जहां अगर ऑपरेट कर रहे हैं या जो भी पर्पज के लिए कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन फी देना है तो वो भी बढ़ जाएगा, कंप्लायंस बर्डन वो सब बढ़ जाएगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा हर एक इन्फॉर्मेशन को। ठीक, तो कंप्लायंस बर्डन का इशू है। दूसरा क्या है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सपोज करो किसी एनजीओ का इमरजेंसी के दौरान कहीं पे एनजीओ को फंड को एलोकेट करना पड़ रहा है, बट आप नहीं कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इमरजेंसी के दौरान जो फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी वो रेस्ट्रिक्ट होगी, ये एक इशू है। और क्या इशू है, तो हमने देखा कि अगर कोई एनजीओ मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर रहा है या फिर मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहा है, अब उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो बढ़ चुका है, तो हायर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हो चुका है, तो ये भी एक कंसर्न है। और क्या है, जो गवर्नमेंट का जो ओवरसाइट है ज्यादा बढ़ चुका है, गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करेगी, इससे क्या होता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से उनका ऑटोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा, है ना, उनके जो स्वायत्ता है उन पे प्रभाव पड़ेगा। और क्या होगा, एक्सेसिव रेगुलेशन में डिस्करेज जेन्युइन फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज। यस, जो जेन्युइन लोग जो हैं, जो एनजीओ में रह के जो देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, अब वो जो रेगुलेशंस इतने हो जाएंगे जिसके अंदर वो भी डिस्करेज हो जाएंगे, कि रिलेक्टेंट हो जाएंगे कि छोड़ो नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है, तो ये कंसर्न है। तो हम क्या करें अब, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि हमें रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म रेस्ट्रिक्शन। सब पे एक जैसा आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, आपको पहले देखना पड़ेगा कि किस एनजीओ पे ज्यादा रिस्क है, उसके आधार पे आपको रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये एक अच्छा आप सजेशन दे सकते हो। दूसरा क्या करना है, जो कंप्लायंस प्रोसीजर है आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको सिंप्लीफाई कर दो। ओके, क्योंकि अब डिजिटल एरा है तो आप हर चीज को डिजिटली करो, वो अच्छा रहेगा। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, टाइम बाउंड अप्रूवल्स और रिन्यूअल्स को इंश्योर करो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कोई एनजीओ है, उसने अप्रूवल के लिए फॉर्म डाला है बट उसको टाइमली हो नहीं रहा है अप्रूवल, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि टाइम बाउंड अप्रूवल्स भी हो, रिन्यूअल्स भी हो। और क्या कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म को भी स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है, ये भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एनजीओ पे अगर रॉन्गफुल कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है तो उसके लिए भी उनके लिए प्रति रिडेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। ओके, और हमें मेंटेन करना चाहिए अ बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी। कि हमें पता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में हमें क्या राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, उसी के तहत एनजीओ फॉर्मेशन भी आता है। तो हमारा ये राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम एनजीओ फॉर्म करें, हम और हमारा एनजीओ जो है ऑटोनॉमी के रूप में वर्क भी करे। बट नेशनल सिक्योरिटी भी एक मेजर कंसर्न, तो हमें सरकार को क्या करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम जो एसोसिएशन का है उसको बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ओके, सो कंक्लूजन हम क्या ले सकते हैं, द एफसीआरए अमेंडमेंट रूल्स 2026 represent an important step towards ensuring transparency and accountability in foreign funding. However, effective implementation require balancing national security concerns with the legitimate role of NGOs in democratic governance and socio-economic development. Okay, so this is the whole answer. Thank you.